नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज 4 बड़ी खबरों पर हम केंद्रित रहेंगे और चर्चा करेंगे। वो 4 बड़ी खबरें सरकार बनने के बाद कांग्रेस का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने जो अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया था, क्या ऐलान है, कितने लोगों की क्या छूट है, इसकी भी जानकारी आपसे पहुंचाएंगे। वहीं नोट बदलने के लिए क्या फॉर्म भरना जरूरी है, ये भी आपको बताएंगे। आखिर नोट 2000 के नोट कैसे बदले जाएंगे, इसके पीछे की क्या प्रक्रिया होगी और सरकार की किस हिसाब से और कब तक डेट रखा गया है, पूरी कहानी और पूरी खबर आपसे रूबरू कराएंगे। वहीं तीसरी खबर, केजरीवाल से मिले नीतीश और तेजस्वी। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात की है और जिसके बाद अब पूरी तरीके से विपक्ष में एकजुटता नजर आ रही है। इसकी भी खबर आपसे साझा करेंगे। वहीं सरदार बनकर घूम रहा 30 लाख का इनामी बदमाश, यानी कि कई सालों से 30 लाख का एक इनामी बदमाश था जो अपने भेष को बदलकर घूम रहा था। इसकी भी कहानी आपको बताएंगे, इसकी भी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। वहीं आज इन 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो वहीं पहली खबर, सरकार बनने के बाद कांग्रेस का ऐलान, नोट बदलने के लिए क्या फॉर्म भरना जरूरी, केजरीवाल से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात, सरदार बनकर घूम रहा 30 लाख का इनामी बदमाश। आज इन्हीं 4 खबरों पर हम चर्चा करेंगे और पूरी कहानी आपसे रूबरू कराएंगे। वहीं बढ़ते पहली खबर की ओर, जहां कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 20 मई को ट्वीट करते हुए कहा कि पहली मीटिंग में ही 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो हम कहते हैं उसे हम पूरा करते हैं। पहला दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक को दी गई। वहीं हमारी 5 गारंटी को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 मांगों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। बता दें कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि 5 वादे पूरे करने के लिए हमने कैबिनेट की सहमति हासिल कर ली है। सीएम ने कहा कि अगले कैबिनेट में पूरा मसौदा तैयार किया जाएगा। बता दें कि सोमवार यानी 22 मई से कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में हमारे घोषणा पत्र में 5 गारंटियों का वादा रखा गया था और उन 5 गारंटियों को लागू करने का आदेश कैबिनेट से पहली बैठक के बाद मंजूर कर लिया गया है। अगली कैबिनेट बैठक में 1 सप्ताह के भीतर बुलाई जाएगी, जिसके बाद सभी 5 गारंटियां लागू होंगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से अब कांग्रेस एक्शन में है, क्योंकि कांग्रेस अपनी 5 गारंटियों को पहली कैबिनेट में पास करा ली है और ये माना जा रहा है कि महिलाओं को लेकर और जो गारंटियां उन्होंने दी थी, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, तमाम जो गारंटियां उन्होंने अपनी फर्स्ट कैबिनेट में वादा किया था कि उन्हें पूरा किया जाएगा। तो अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया सीएम और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में कर्नाटक में सरकार गठित हुई है और माना यह जा रहा है कि सरकार का जो मेन फोकस है वो 2024 विधानसभा चुनाव पर है। वहीं आपको बताते चले कि कर्नाटक में अब पूरी तरीके से सरकार गठित हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शपथ ली है और डीके शिव कुमार ने। अब इसके बाद सरकार की जो मेन मंशा है, मेन ख्वाहिश है कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि समय रहते हम उन गारंटियों को पूरा करेंगे और 2024 पर जो कांग्रेस का एक मान लक्ष्य है कि 2024 के चुनाव के पहले हम राज्य में जो वादे किए हैं उसे हम पूरा करें, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक वोट इकट्ठा कर सकें। आपको बताते चले कि कर्नाटक में सरकार गठित करने के बाद लगातार ये सुर्खियां बन रही थी कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में तमाम वादे किए हैं, तमाम गारंटियां दी हैं।
वहीं कर्नाटक में पीएफआई की तुलना कांग्रेस के साथ करने से कांग्रेस की तुलना पीएफआई के साथ करने को लेकर बवाल मचा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और बजरंग दल पर बैन लगाने से पहले उन्होंने बजरंग बली का नाम लिया था। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बमल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। लेकिन सवाल वही कि कर्नाटक में सरकार बन गई, आपकी कैबिनेट का भी गठन हो गया, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन अब जो आपने वादे किए थे, माना ये जा रहा है कि पहली कैबिनेट में आपने कुछ वादों को पूरा करने का प्लान किया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आप साझा करेंगे? बिल्कुल जी, हमने लागू कर दिए हैं, अनाउंस भी कर दिए हैं। जो 5 वायदे करे थे, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त और गृहिणी को 2000 रुपए महीना और 18 से 25 साल तक के जो स्नातक जो ग्रेजुएट लड़के हैं जो बेरोजगार, उनको 3000 रुपए महीना और 1500 रुपए महीना जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ था, ये 2 साल तक इनको मिलते रहेंगे। सबसे पहले जो हमने घोषणा की थी, सबसे पहले उसको लागू किया। हम जो घोषणा करते हैं उसको लागू करने में विश्वास रखते हैं, झूठ की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है कि काफी उठा पटक के बाद रमेश जी सरकार का गठन हुआ, क्या अब ये मान लिया जाए कि ये सरकार 5 साल तक बिना किसी लाग लपेट के चल पाएगी? बिल्कुल जी, 100%, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही सुलझे हुए नेता हमारे, और इन्होंने हमारे जो हाई कमांड है उनके जो आदेश थे उनको इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जो था उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको। बिल्कुल, लेकिन बिना किसी इल विल के। बिल्कुल रमेश जी, आपके मैनिफेस्टो में एक बड़ी बात का जिक्र था जिसमें ये कहा गया था कि जैसे पीएफआई पर बैन लगाया गया है वैसे ही बजरंग दल पर बैन लगेगा। तो क्या मान लिया जाए अब कि आगामी दिनों में उस पर भी कैबिनेट बैठक करेगी और उस प्रस्ताव को भी पास करेगी? देखो जी, आप तो किसी में भी देख लिए सर, जब भी देखो किसी भगवान का नाम यूज करके कोई ऐसे संगठन बनाते हैं, कोई बजरंग दल बना लिया, कोई गोवंश दल बना लिया, तो ये जो इस तरह के दल बनाते हैं ये समाज के नाम पे ना एक बहुत बड़ा कलंक है, गुंडागर्दी करते हैं। बजरंग दल से भगवान की सेवा करना या बजरंग बली की सेवा करना या उनकी पूजा करना, इसका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक कुछ गुंडा तत्व किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपना एक दल बना लिया और उसका नाम रख लिया बजरंग दल। ये तो भगवान को बदनाम करने की बात है। कौन सा भगवान कहता है कि आप जाके गुंडागर्दी करो, अत्याचार करो, लोगों को परेशानियां? रमेश जी आपसे ये जानेंगे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता या बजरंग दल के जो नेता हैं, जो उसमें कार्य करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा गुंडागर्दी की और इसके पहले आपके पास कौन सी खबरें आई? लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये बजरंग दल बना कब, इस संगठन के बनने के पीछे का कारण क्या रहा, क्या आप स्पष्ट करेंगे हमें? आपको मैं एक छोटी सी एक बात का एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी। एक यूनियन बनाते हैं, एक एम्प्लॉइज यूनियन बनाते हैं। जी जी। तो वो होगी एक एम्प्लॉइज यूनियन होगी। जी जी। यदि एम्प्लॉइज यूनियन सरकारी काम में बाधा डालती है, काम नहीं करते हैं, दफ्तर पे ताला लगा देते हैं, तो ऐसे कौन सी यूनियन को अधिकार दिए गए हैं कि आप दफ्तर में ताला लगा दो, सरकारी कामकाज में बाधाएं डाल दो? तो इसी तरह की ये लोग हैं कि आप बजरंग दल बना के एक संगठन बना लेते हैं और उसके बाद फिर आपको क्या गुंडागर्दी के कोई ये चाहिए कि आपको किसको गोली मार दी इन्होंने, किसके ऊपर अत्याचार किए हैं? अरे दंगे करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों को परेशानियां करते हैं कि नहीं करते हैं? रमेश जी, हमें जितनी भी जानकारी है वो जानकारी आपसे साझा करने की हम कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। उस समय विश्व हिंदू परिषद, जिसको हम वीएचपी के नाम से भी जानते हैं, रथ यात्रा निकाली जा रही थी। उस समय एक संगठन की जरूरत थी, जो संगठन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का एक रक्षण कर सके, यानी पूरी तरीके से एक सिक्योरिटी दे सके उन्हें। तो एक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया बजरंग दल।
और फिलहाल जो अभी इसके पहले आपने कर्नाटक में आपने जब अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया था, तो उसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संगठनों के बयान आए थे, तो उन बयानों को भी हम आपसे साझा करने की हम कोशिश करेंगे। उनका सीधा यही कहना है कि बजरंग दल ना कोई आतंकी संगठन है, ना कोई नफरत बोलने वाला संगठन है, बल्कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो कोरोना काल में लोगों की मदद किया है। जहां गौ हत्या होती है उन्हें रोकने का काम किया है। बजरंग दल बेसहारों के साथ खड़ा होने वाला संगठन है। बजरंग दल ने कभी भी देश विरोधी काम नहीं किया। ऐसे संगठन पर कांग्रेस बैन लगाने के लिए कह रही है। रमेश जी, ब्रदर आपको ना जैसे आपने हिंदू परिषद का जिक्र किया, जी जी, देखो हर धर्म को प्रमोट करने के लिए परिषद बनती है, हिंदू परिषद बनती है। मैं भी हिंदू, मैं भी स्वागत करता हूँ। हम भी अपने धर्म की पूजा करते हैं, जी जी, क्योंकि हिंदू धर्म में हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हिंसा हिंदू धर्म में सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करो। हिंदू परिषद में क्या सारे लोग अच्छे होते हैं या सारे बुरे होते हैं? जब भी कोई संगठन होता है तो उसमें कोई न कोई गुंडा एलिमेंट से एक आध होता है, जो शरारती किस्म के आदमी होते हैं, जो पूरे दल बिल्कुल रमेश जी, वो संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या फिर पीएफआई या फिर और भी जो संगठन है, संगठन का काम होता है, जो उसकी नियत होती है, जो उसकी सोच होती है कि हम किस दृष्टिकोण से काम करेंगे। संगठन बनाने के लिए तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसकी नियत क्या है? क्या देश विरोधी नियत है? जी जी, मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि संगठन होने चाहिए और हर धर्म के होने चाहिए, और जो धर्म की बातें हैं वो उठानी भी चाहिए और अपने धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता, इस तरह के संगठन होने चाहिए और मैं भी ऐसे संगठन को सपोर्ट करता हूँ। बात वहीं पे आ जाती है कि उस संगठन को चलाने वाले अच्छे लोग होने चाहिए, ना कि वो दूसरे धर्म के प्रति मतलब भावनाएं भड़काने वाले नहीं होने चाहिए। तो रमेश जी, हमारा प्रश्न भी आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी है, जो पीएफआई के जैसे आतंकी रखता है? बजरंग दल नहीं कहता कि मैं बजरंग दल के बारे में ये नहीं कहता कि उस बजरंग दल में सारे इसी तरह के लोग हैं जो घटिया प्रवृत्ति के हैं, जो दूसरे धर्म के प्रति भावनाएं भड़काते हैं या दूसरे धर्मों के विरोध में कार्य करते हैं। मैं नहीं कहता कि बजरंग दल में ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं जो इस तरह के लोग हैं बजरंग दल में, उन आदमियों के ऊपर जरूर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं बजरंग दल पे प्रतिबंध के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन यदि उसके अंदर इस तरह के गुंडा तत्व के एलिमेंट हैं तो उन पे लगाम लगनी चाहिए, जो हेट स्पीच करते हो, दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात कही है कि हम संगठन के विरोध में नहीं, लेकिन जो एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं और वो देश विरोधी या गलत गतिविधियों में शामिल हैं, गलत गतिविधियां करते हैं, हम उनके विरोध में हैं। सवाल यही कि बिल्कुल, और सवाल यही रमेश जी कि कांग्रेस को कर्नाटक में बजरंग, ये एक बड़ा मुद्दा बना था, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी भी तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही थी कि बजरंग दल यानी कि बजरंग बली के जो समर्थक है, जो उनके पुजारी हैं, जो उनके सेवक हैं, उन पर बैन लगाने जा रही। तमाम खबरें आपने खुद देखी होंगी प्रधानमंत्री के। बिल्कुल देखी है जी। ये असल में ना हर अपोजिशन पार्टी है, जब भी कोई इस तरह की बात होती है, देखो कई जगह तो स्लिप ऑफ टंग होती है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और स्लिप ऑफ टंग में निकल जाती है भाषा, तो उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा के एक पार्टी को बदनाम करने के लिए, वोट बैंक के लिए इलेक्शन में वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के कहने की। जबकि कांग्रेस की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी हिंदू संगठन पे, चाहे वो किसी भी चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो हिंदू परिषद है, चाहे वो मुस्लिम संगठन है, कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी धर्म के खिलाफ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो दूसरे धर्म की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इस तरह के एलिमेंट के खिलाफ है, ना कि किसी संगठन के। बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश जी, आपसे लास्ट प्रश्न हमारा कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हो गया, कैबिनेट का जो गठन है कुछ हद तक हो गया है और ये माना जा रहा है कि अब आगामी 2024 की तैयारी में भी सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। तो क्या अब माना जाए कि उसके पहले जो तैयारियां और जो वादे कर्नाटक की जनता से किए गए थे, अब उस दिशा में ही काम किया जाएगा?
रमेश जी। मैं तो बस आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हो सकता है कांग्रेस ने भी अपने कार्यकाल में गलतियां की हों, जी जी। कोई न कोई कमियां इनसे भी रही होंगी और अपनी गलतियों का इन्होंने सबक लिया है। तो हमारे देखो, चाहे इंदिरा जी हैं, चाहे राजीव गांधी जी थे जिन्होंने देश में एक नई क्रांति लाई थी कंप्यूटर की, और मैं राहुल गांधी में वही चीज देख रहा हूँ आज कि देश को एक नई दिशा देंगे और वो काम करेंगे कि जो पब्लिक में जो ये भूल जाएंगे कि जो नेहरू जी ने किया था, इंदिरा जी ने किया था और राजीव गांधी जी ने किया। तो मैं उम्मीद है मेरे को कि राहुल जी को वोट दे जनता और इसको प्राइम मिनिस्टर बनाए इनको, और ये बहुत ही अच्छे काम करेंगे देश की लोगों की सेवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। और लास्ट प्रश्न एक बार फिर हमारे मन में आया कि जाते जाते आपसे पूछ लें कि सवाल वही कि ये कर्नाटक में चुनाव आपने जीता, एक समय ये लग रहा था जब वहां पर पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन चल रहे थे तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देंगी। फिलहाल ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनावे इतनी प्रचंड जीत के साथ। इतनी प्रचंड जीत के साथ आने के पीछे का कारण थोड़ा सा आप स्पष्ट करते जाइएगा। बिल्कुल जी, ये सिर्फ से जुड़े हैं, जो इनकी यात्रा थी, जो डायरेक्ट जो भाजपा की कूटनीतियां थी, जो उनको अकेला आदमी एक कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने, इन दोनों ब्रदर सिस्टर ने जो इनकी जो कमियां थी बीजेपी की वो पब्लिक के सामने लेके आए। जो पब्लिक के साथ अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आज जो देश बर्बादी की तरफ जा रहा था वो चीजें लेके आए हैं, लोगों से जुड़े हैं और अपनी भावनाएं बताई हैं। मैं सारा क्रेडिट राहुल जी को देता हूं। और रही बात, आपने कहा कि पहले ऐसे लग रहा था अभी कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, वो बिल्कुल नहीं थी। पहले दिन से ही ये सिर्फ मीडिया में कुछ लोग थे जो बीजेपी को प्रमोट कर रहे थे कि कांटे की टक्कर है, ताकि वोट बैंक कांग्रेस का इनकी तरफ शिफ्ट कर जाए, क्योंकि बिजनेसमैन आज बहुत ही डरा हुआ है। जो भी इनके खिलाफ चलता है उसी के घर ईडी की और इनकम टैक्स की रेड हो जाती है। तो इन चीजों से एक डराया गया था पब्लिक को कि कांग्रेस के बीजेपी और कांग्रेस का टक्कर है और जो तीसरा मोर्चा है वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए लोग इनकी बातों में नहीं आए, उन्होंने डट के वोट दिया और उन्होंने जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, नेता हैं, जो उनमें अपना विश्वास है वो उन्होंने उसे रिपोज किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अधिक जानकारी और हमारे साथ चर्चा की। सवाल वही कि कर्नाटक में सरकार का गठन हो गया, कांग्रेस पूरी तरीके से एक्शन में है अपने 5 गारंटियों को पूरे करने की आगे प्लानिंग। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बैंकों में मंगलवार 23 मई से 2000 के नोट अन्य मूल्य के नोटों को एक्सचेंज होने से शुरू हो जाएंगे। बैंक इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा चली है कि 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए बैंकों में फॉर्म भरना होगा, लेकिन अभी इस पर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को डिपॉजिट करने के लिए सिर्फ बैंकिंग नियमों का पालन करना होगा। 2000 रुपए के नोट को बैंक के ब्रांच से एक्सचेंज कराने के लिए लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ सकता है। बैंकों के फॉर्म के साथ तैयार करने के लिए कहा गया है कि हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि फॉर्म किस तरह की जानकारी लेना चाहेंगे। अगर कोई अपने बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट डिपॉजिट करता है तो उसे फॉर्म नहीं भरना होगा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों दिग्गज नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब सेवा मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाया गया।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां झारखंड में कई सालों से नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात नक्सली लीडर दिनेश गोप को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए के साथ मिलकर नेपाल से गिरफ्तार किया है। दिनेश पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI का हेड है। उस पर झारखंड में 25 लाख का इनाम घोषित किया गया। वहीं 5 लाख का इनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने भी घोषित किया हुआ था। बता दें कि इस नक्सली लीडर की तलाश पुलिस और RPF दोनों 15 सालों से कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।